स्टूडेंट, स्टडी नॉलेज में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए एनडीए एग्जाम 2020 मैथ क्लास सेकेंड है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड एंड सीरीज के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी। ये क्लास सेकेंड है गुणोत्तर श्रेणी का। फर्स्ट वाले में हमने गुणोत्तर श्रेणी का एन पदों का एनवा पद ज्ञात करना, एन पदों का योगफल ज्ञात करना, ये सब फार्मूले हमने पढ़े थे और उस पर एक क्वेश्चन भी उसके पर आधारित एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के प्रगुण क्या क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें। और दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट यहाँ पर आकर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और दोस्तों जो स्टूडेंट का इस साल बोर्ड का रिजल्ट आया है, आप लोगों को कितना कितना परसेंट आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी आपको बताना है कि क्या आपने एनडीए सेकंड का फॉर्म भर दिया या नहीं अभी तक भरिए। जो स्टूडेंट अब तक एनडीए का फॉर्म नहीं फिलअप किए एनडीए सेकंड का, वो तुरंत से फिलअप कर दे और क्लास ज्वाइन कर लें। और आपको बता दें जो स्टूडेंट एनडीए फर्स्ट का फॉर्म भरे हैं उनको नहीं भरना है, ठीक। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के गुण क्या क्या हैं। दोस्तों पहला हेडिंग हमारा आता है इसमें गुणोत्तर श्रेणी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। तो दोस्तों जैसे हमने समांतर श्रेणी में प्रगुण पढ़े थे, गुण पढ़े, तो वैसे ही हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में भी इनके गुण पढ़ेंगे। लगभग प्रोसेस सब कुछ सेम है, थोड़ा सा कनेक्ट तरीका और इसमें कुछ क्वान्टिटेटिव डाटा वो चेंज हो जाएंगे, ठीक। आइए पहली बात करते हैं। कहता है पहला पॉइंट, ध्यान समझिएगा, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पद हमें दिया हुआ ए आर स्क्वायर दिया है, तो बोलता है कि इसका कोई भी पद हमारा क्या शून्य नहीं हो सकता। अगर कोई भी पद हमारा टर्म्स जीरो होता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी। ये बात आप नोट करिएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट कहता है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाए या प्रत्येक पद का व्युत्क्रम किया जाए अर्थात उल्टा कर दिया जाए, तब प्राप्त श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि आपको एक श्रेणी दे रखेगा, पूछ देगा क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, तो उसको चेंज करेंगे तो क्या बोलता है क्या कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को, जैसे कि मान लेते कोई पद दिया है, मान के चलते हैं 2/3, 3/4, ऐसे कुछ करके दिया है, बट ये है नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। तो कहता है कि उसमें किसी संख्या से गुणा कर दिया, जैसे मान लीजिए इसमें 2 से सब में गुणा कर दिया जाए या 2 से सब में भाग कर दिया जाए या प्रत्येक का व्युत्क्रम, जैसे 2/3 है तो 3/2, 3/4 है तो 4/3, या इसका उल्टा कर दिया जाए, तो भी जो प्राप्त श्रेणी होगी वो हमारा गुणोत्तर श्रेणी ही होगी। तो बात ये आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा पॉइंट इसी में कहता है कि यदि x1 x2 x3 डॉट डॉट तथा y1 y2 y3 डॉट डॉट दो गुणोत्तर श्रेणी हो, तब x1 इंटू y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 और x1 अपन y1 x2 अपन y2 x3 अपन y3। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पहले क्या है, x1 y1 का आपस में क्या है, सब में गुणा किए हैं, इसका इसमें किए, इसका इसमें किए, ठीक। और फिर क्या कहता है कि x1 के बटे y1 किया है और x2 के बटे y2 किया है, इस तरीके से किया है। तो जो ये श्रेणी प्राप्त होगी, ये भी श्रेणी हमारी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा आता है कि यदि x1 x2 x3 डाटा धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी हो, जैसे पॉजिटिव संख्या की गुणोत्तर श्रेणी हो, तब log x1 log x2 log x3 डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी होगी तथा इसका प्रतिक्रम, ठीक, वो क्या होगा, सत्य होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई गुणोत्तर धनात्मक गुणोत्तर श्रेणी दिया है और उन्हीं का हम लाग ले लेते हैं, तो जो लाग लेने में श्रेणी होगी वो हमारा क्या होगी, समांतर श्रेणी होगा, ठीक। ये पॉइंट इसमें कहता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमारा है गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद। जैसे कि उसमें हम लोग मानते थे कि समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद के लिए मानते थे, 4 के लिए मानते थे, 5 के लिए मानते थे। जस्ट उसी तरीके से इसमें किस तरीके से मानेंगे, ध्यान समझिएगा। गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद a/r
ए आर तथा 4 क्रमागत पद के लिए A/R³ A/R AR तथा 5 क्रमागत पद के लिए A/R² A/R AR² लिए जाते हैं। इसे याद रखिएगा, अगर कहीं भी हमें मानना होगा गुणोत्तर श्रेणी का क्रमागत पद तो हम ये मानेंगे। 3 के लिए बोलेगा तो ये मानेंगे, 4 के लिए बोलेगा ये मानेंगे, 5 के लिए बोलेगा तो ये मानेंगे। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद छठा पॉइंट हमारा आता है कि गुणोत्तर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल अचर होता है। पॉइंट कहता है गुणोत्तर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल अचर होता है, मतलब कि कोई भी संख्या आती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला है कि यदि A1 A2 A3 AN गुणोत्तर श्रेणी में हो तब A1 के पावर के A2 के पावर के A3 के पावर के AN के पावर के भी हमारा गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, जिनका सर्वानुपात R के पावर K होगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका सर्वानुपात R के पावर K होगा, अर्थात कहने के मतलब हम गुणोत्तर श्रेणी किस तरीके से निकालते हैं, A2/A1। तो इन लोगों के पावर K है तो K कर देंगे, और यही हमारा क्या होगा, जब इनके पावर K होगा तो R के पावर भी K होगा। ठीक, यही इसमें बोला गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है कि यदि A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में हो तो श्रेणी A के पावर A1 A के पावर A2 A के पावर A3 A के पावर AN गुणोत्तर श्रेणी में होगी, जिसका सर्वानुपात A के पावर D है। इसे भी आप याद रखिएगा, जिस तरीके से ये पॉइंट है उसी तरीके से ये है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, यदि A B तथा C गुणोत्तर श्रेणी में है तब B² बराबर AC होगा। ये देखिए लगभग कुछ ये फार्मूला आपका गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड है, बट आप इतना याद रखिएगा कोई आपको 3 गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ A B C, तो उसमें B² बराबर AC होगा या B बराबर अंडर रूट में AC होगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, ये रहा गुणोत्तर श्रेणी के गुण। आइए देखते हैं गुणोत्तर माध्य क्या होते हैं उनके बारे में। जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्री मीन के लिए ध्यान समझिएगा कि माना A व B 2 राशियां हैं, तब A व B का गुणोत्तर माध्य, अर्थात जब एक गुणोत्तर माध्य पूछेगा A और B के बीच में, A और B के बीच में एक गुणोत्तर माध्य पूछेगा, उसके लिए क्या करेंगे, G बराबर अंडर रूट में AB हो जाएगा। ठीक, इसे याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। माना A व B 2 राशियां हैं, तब A व B का गुणोत्तर माध्य G बराबर अंडर रूट में AB होगा। जब A और B के बीच में एक गुणोत्तर माध्य निकालना होगा तब ये फार्मूला लगेगा। अब एक से अधिक के लिए ये ध्यान समझिएगा, बोलता है 2 संख्याओं के मध्य गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। तो बोलता है यदि 2 राशियों A व B के बीच n गुणोत्तर माध्य पद, जैसे ध्यान से इसमें क्या था, एक ही था, इसमें क्या है, एक से ज़्यादा है। ठीक, n गुणोत्तर माध्य पद G1 G2 Gn हो तब A जो श्रेणी बनेगी वो A G1 G2 G3 Gn और B गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो अब ध्यान समझिए, इनका आरवां गुणोत्तर माध्य पद होगा GR बराबर A कोष्ठ में B/A के पावर R/N+1 होगा। इसे आप याद रखिएगा, इस सिर्फ ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन जब लगाएंगे उसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इनको लगाते हैं क्वेश्चन में। ठीक, इसके बाद आगे कहता है कि 2 राशियों A व B के बीच n गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल उन राशियों के गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। अर्थात जैसे कि G1 G2 Gn ये दिया हुआ है, तो इनका जो गुणोत्तर माध्य होगा, इनका गुणनफल A B के पावर n/2 अर्थात G के पावर n होगा, यही बोला हुआ है यहाँ पर। ठीक, कहता है 2 राशियों A व B के बीच n गुणोत्तर माध्य हों। ठीक, n गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल उन राशियों के गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। अर्थात इनके बीच क्या होगा, ये गुणोत्तर माध्य AB के पावर n/2 होगा, और यही क्या होगा, वो गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होगा, अर्थात G के पावर n होगा। इसे सिर्फ आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आप इसका प्रॉपर्टीज उसमें यूज़ करेंगे। ठीक, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका इसमें बेसिक जितना पॉइंट था वो सब खत्म हो चुका है। तो आइए इस पर एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आपको एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इससे बेसिक क्लियर भी हो जाएगा। दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी के गुण पर पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है 3 संख्याएं वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी में है, वर्धमान मतलब बढ़ते हुए श्रेणी में है,
अर्थात पॉजिटिव है, अर्थात 1 से बड़ा है, ये दिया है 1 से बड़ा है, ठीक में है। यदि मध्य पद को दोगुना किया जाता है तब नई संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तब गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात अर्थात R क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ दिया है गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं, तो मैंने बताया था जब 3 संख्याएं में बात होती है तो जो मैंने अभी गुण बताया था इसका, तो वही 3 संख्याएं मानेंगे। तो लिखेंगे माना 3 संख्याएं कौन कौन से होंगे, A/R, A और AR होंगे, ठीक। ये हमारा क्या होगा, प्रथम पद, ये सेकेंड पद होगा और ये तीसरा पद होगा, ठीक। अब इतना हो गया ना। अब ध्यान सुनिए, मध्य पद को दोगुना किया जाता है, मध्य पद कौन सा, A, ठीक। कहता है मध्य पद को दोगुना करने पर जो श्रेणी तैयार होती है वो समांतर श्रेणी में है, तो इसको दोगुना कर देते हैं तो श्रेणी क्या होगी, तो श्रेणी बनेगी हमारा A/R और 2A और AR, ये किस में होंगे, इन AP में, ठीक। इतना हो गया, इतना कर दिया। फिर कहता है तब नई संख्या समांतर श्रेणी में, तब गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात क्या होगा। अब ये तो AP में है, तो कहता है अब इसका गुणोत्तर का सर्वानुपात क्या होगा। तो सर्वानुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं इसके लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2, इसका सर्वानुपात क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान समझिएगा। तो इसके ध्यान समझिए, ये AP में है तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थात जैसे कि उसमें AP में क्या था, A, B, C 3 थे, तो यहाँ पर 2B बराबर A + C होता है ना, यही चीज यहाँ पर करेंगे। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2A पहले से 2 पहले से हो जाएगा, 2A बराबर A/R + AR हो जाएगा, ठीक। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये कितना हो गया, 4A बराबर अब इसका A/R + AR, ठीक। अब देखिए इसमें भी A है, इसमें है, इसमें है, तो इसमें से A कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A/1/R + R। अब देखिए A से कैंसिल, यहाँ बचेगा 4, ठीक। तो 4 बराबर हो जाएगा, यहां से अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + R² हो जाएगा और इधर बटे का R इधर चला जाएगा, ये 4R हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं R² - 4R + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहां से हम इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक। तो इसको देखिए, इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका श्रीधराचार्य के नियम से निकालेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -B, अर्थात कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, B², अर्थात ये हो जाएगा, तो 20 अर्थात 16 हो जाएगा, B² - 4, A की जगह में कितना 1 है और C की जगह भी 1 है, तो इसमें से घटे कितना, अपॉन 2A A की जगह 1 है। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा, ठीक। तो 12 बचेगा, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 3, और देखिए 4 बाहर आ जाएगा और 3 रूट में हो जाएगा, अपॉन 2 है, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि R बराबर आपका हो जाता है 4 ± 2 अंडर रूट में 3/2। देखिए अब 2 इसमें से 2 इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचे क्या, यहाँ पे बचेगा 2 ± अंडर रूट में 3, ये बचेगा R बराबर। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो ध्यान समझिए, एक बार जब प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर 2 + √3, एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा R बराबर 2 - √3, और ये जो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये 1 से छोटा वैल्यू देगा और ये 1 से बड़ा होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2 + √3, अर्थात B ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के गुण पर आधारित क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछता है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे आप करते जाओगे, आपको आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गुणोत्तर माध्य पर आधारित क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन है हमारा गुणोत्तर माध्य के लिए। तो यहां क्वेश्चन कहता है कि यदि a⁴n + 1 + b⁴n + 1 / a⁴n + b⁴n
तो कहता है ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य है तब n का मान है। हमसे n का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक, तो अब ध्यान समझिएगा, चूंकि a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य अंडर रूट में ab होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं a b के बीच गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट में ab होता है। ठीक, अब बात ध्यान, अब प्रश्नानुसार जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो कहता है कि जो ये है ये a के पावर n प्लस वन प्लस बी के पावर n प्लस वन अपान a के पावर n प्लस b के पावर n बराबर हो जाएगा, वह इसके अंडर रूट में ए बी के बराबर हो जाएगा। देखिए कह सकते हैं कि इतना जो दिया इनके बीच के गुणोत्तर माध्य की क्या है, बराबर, तब n का मान होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर n प्लस वन प्लस बी के पावर n प्लस वन अपान a के पावर n प्लस b के पावर n इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ए बी हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं ए बी के पावर 1/2, ये भी हम लिख सकते हैं। अब सिर्फ इससे हमें सॉल्व करना है और n का वैल्यू हमें निकल आएगा। तो अब ध्यान समझिएगा, इसका गुणा इधर करा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा a के पावर n प्लस वन प्लस बी के पावर n प्लस वन इक्वल टू, इसका गुणा बारी बारी से कराते हैं। तो एक बार इसमें कराएंगे a। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये a के पावर ध्यान समझिए, इसमें a है तो a के पावर में 1/2 और n है, तो ये क्या है n प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा b के पावर 1/2। इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा b के पावर n प्लस 1/2 इंटू a के पावर 1/2, यहाँ से हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, b के पावर 1/2 a के पावर n प्लस n/2, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो लिखेंगे a के पावर n प्लस 1, ठीक, माइनस इधर आएगा क्या, माइनस b के पावर 1/2 इंटू a के पावर n प्लस 1/2, इतना लिखेंगे। और इसको लिखेंगे, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा b के पावर n प्लस 1/2 इंटू a के पावर 1/2, इधर आएगा ये क्या हो जाएगा माइनस b के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। ध्यान समझिएगा, इसमें कॉमन दिख रहा है हमें a के पावर n प्लस 1/2 दिख रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या n प्लस 1/2, यहाँ पर क्या 1, इसका आधा, इसमें से इसका 1 का ये आधा होता है 1/2, तो 1/2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर n प्लस 1/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा, ध्यान समझिए, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, यहाँ पर इसको आप समझा देते हैं यहाँ पर कि इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1 को n प्लस 1 है उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा ना, इसमें से एक ले लेंगे, एक ही बचेगा, तो अर्थात इसको क्या बचेगा a के पावर 1/2 बचेगा सिर्फ। ठीक, और माइनस ये इतना पूरा कॉमन हो जाता है, सिर्फ बचेगा b के पावर 1/2। इसी प्रकार से इधर भी कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा b के पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा हमारा a के पावर 1/2 और यहाँ पर बचेगा माइनस b के पावर 1/2, इसके लिए इतना बचेगा। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें करना क्या, यहाँ पर देख सकते हैं a के पावर 1/2 माइनस b के पावर 1/2, यहाँ पर क्या a के पावर 1/2 और माइनस b के पावर 1/2, तो ये क्या होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा, ये दोनों बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा a के पावर, ध्यान समझिए, a के पावर n प्लस 1/2 बराबर b के पावर n प्लस 1/2। अब देख सकते हैं कि n/2 क्या है आपस में बराबर, जब आपस में घातांक बराबर होते हैं, जब बराबर होंगे तो आधार भी आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से, या फिर इस तरीके से सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इस तरीके इसको इसके नीचे लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा a के पावर n प्लस 1/2 अपान b के पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि a अपान b के पावर n प्लस 1/2, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं कि a अपान b के पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। अब 1 है तो इसके पावर ध्यान समझिएगा, इस 1 को भी लिख सकते हैं क्या a अपन b के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से
हमारा n प्लस ए आपस में बराबर हो गए, आधार इसका बराबर हो गए, घातांक भी आपस में बराबर हो गए, या फिर हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्ट हम कर सकते थे, इनका क्या घातांक बराबर तो इसको बराबर करके सॉल्व करते तो हमारा आंसर भी आ जाता। ठीक, यहाँ से तो अब देखिए यहाँ पे कर दे लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात n प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से -1/2, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन मिलाना चाहते तो मिला सकते हैं, आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है -1/2। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था गुणोत्तर श्रेणी के गुण पर और दूसरा का था गुणोत्तर माध्य पर। अब आइए इसमें और क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी पर लगाते हैं जो कि एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी तथा सी जीपी में है तो 1/a² माइनस b² प्लस 1/b² का मान है। ऑप्शन में दे रखा है 1/b² माइनस c², बी है 4b² माइनस c², सी है 1/c² माइनस a², और डी है हमारा 1/b² माइनस a²। कहता है ए बी तथा सी हमारा जीपी में है तो इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, इस कंडीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब ए बी सी किसमें इन जीपी में, तो हम कह सकते हैं यहाँ से b² बराबर ac होगा, अर्थात इसको क्या कर सकते हैं, b बराबर अंडर रूट में ab होता है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, चाहे ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं। ठीक, ये होगा कंडीशन। अब ध्यान समझिएगा, अब जो वैल्यू दिया मान पूछा उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है 1/a² माइनस b² प्लस 1/b², ये दिया। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, स्क्वायर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² इंटू क्या हो जाएगा b² हो जाएगा इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा b² और प्लस यहाँ हो जाएगा a² माइनस b²। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस और प्लस b² से कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचेगा यहाँ से हमारा बचेगा a² माइनस b² इंटू b², यही बचेगा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमें a² की वैल्यू पुट करनी है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, चूंकि हम लोग अभी जस्ट जानते हैं क्या b² बराबर क्या होता है ac होता है, तो a बराबर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a बराबर क्या कह सकते हैं हम b²/c, तो जहाँ a होगा वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा b²/c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाए, a की जगह फिर क्या रखेंगे b²/c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b² इंटू क्या है हमारा b² है। ठीक, ये है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b⁴/c² हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, इसको खोलेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे और b² पहले से है, b² यहाँ पर है, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा c² बाहर हो जाएगा। ठीक, c² बाहर हो जाएगा, बचे क्या यहाँ पर हो जाएगा b² माइनस c², ये आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से कुछ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कैंसिल भी हो जाएंगे, यहाँ से सिर्फ आपका बचेगा, और दोस्तों यहाँ पे b² है तो b² इंटू यहाँ पर b² हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर b⁴/c² बटे, अब यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें करा देंगे, क्या हो जाएगा b⁴/c² इंटू क्या हो जाएगा b² माइनस c², ये इससे क्या बन जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ हमारा 1/b² माइनस c², और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आप ऑप्शन मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो 1/b² माइनस c², तो अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन और भी इस पर सॉल्व करते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी जीपी के पहले 3 पदों का योगफल तथा पहले 6 पदों के योगफल का अनुपात 125:152 है तो जीपी का सरलानुपात है, अर्थात हमसे आर का वैल्यू पूछा हुआ है। ऑप्शन में दे रखा है 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, ये हमें दिखा हुआ है। दोस्तों हमने इसका योगफल का फार्मूला पढ़ा है कि SN बराबर होता है A1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, ये होता है। तो अब हम कहता है कि पहले 3 पदों का योगफल, पहले 3 पदों के लिए तो क्या हो जाएगा S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A, हमें पता नहीं है, 1 माइनस आर हमें निकालना है, और n कितना 3 है, अपर क्या जो 1 माइनस आर, ये हो गया। इसी तरीके छठे के लिए क्या निकाल सके, S6 बराबर हो जाएगा A क्वेश्चन 1 माइनस आर के पास 6 अपान 1 माइनस आर, बोलता है दोनों का अनुपात कितना है 125:152 है, अर्थात हम कह सकते हैं
कि इतने के बटे इतना बराबर ये है हमारा कितना 125 बटे 152। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, 1 माइनस आर यहाँ पर है, 1 माइनस आर यहाँ पर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, बचेगा और ए भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 माइनस आर की पावर 3 अपान 1 माइनस आर की पावर 6, ये बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 125 बटे 152 हो जाएगा। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस आर के पावर 3 का स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर 3 अपान हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर 3, एक क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 3, ये हो जाएगा बराबर 125 बटे 152 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस आर क्यू कैंसिल हो जाता है, सिर्फ इतना बचा, इसका गुणा इधर करा, इसका गुणा इधर कराते हैं, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 125 आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 152। इधर इसको लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 125 आर क्यू इक्वल टू 27 बचेगा, घटा देंगे, और आर क्यू बराबर हो जाएगा 27 बटे के 125। आर के पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5 के पावर 3, क्योंकि 3 3 का 27 हो जाएगा और 5 बचे 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक, ये इतना ही लिख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं अर्थात आर के पावर 3 और इतने के पावर 3, तो हमारा आर बराबर यहाँ से निकल कर आ जाता है 3 बटे के 5। यही हमारा क्या होगा, सर्वांतर होगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा। तो ऑप्शन मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी पर अगला टॉपिक पर ही क्वेश्चन लगाना चाहिए, या फिर हम लोग उस पर चले हरात्मक श्रेणी पर। आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, उसी हिसाब से हम क्लास चलाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।